नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिनमें उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये देखा जाता है कि उन्होंने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिलाए थे। जैसे कि वोट देने का अधिकार है, शिक्षा देने का अधिकार है या फिर विधवा पुनर्विवाह का अधिकार या फिर अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार है, तलाक का अधिकार है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार। ये सभी अधिकार इस तरह रिप्रेज़ेंट किया जाता है कि ये सभी अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को दिलाए थे। लेकिन अगर हम इतिहास को झाँकें तो हमें कुछ और देखने को मिलता है। आज हम वही जानने का प्रयास करेंगे कब-कब महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले हम शिक्षा से उठाते हैं। ऐसा वर्तमान में बोला जा रहा है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु लगभग 1955-56 के आसपास हो जाती है। और उसके पहले अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए सबसे पहले 1819 में जे.डी. बेथुन थे। उन्होंने पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला, लेकिन वो चल नहीं पाया। उसके बाद 1848 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिल करके एक महिला विद्यालय खोला, जिसको भारत का पहला दर्ज ऐतिहासिक विद्यालय माना जाता है महिलाओं के लिए। इस तरह से महिलाओं के लिए पहली बार शिक्षा वहाँ से प्रारंभ होती है। उसके बाद बहुत सारे स्कूल खुले, कॉलेज खुले और अनेक महिलाएं निकलीं। आपको पता है कि भारत की पहली जो महिला ग्रेजुएट होती हैं, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बोस, वो 1885 की होती हैं। ठीक है। उसके बाद उसी समय पे पहली महिला एमबीबीएस डॉक्टर आनंदीबाई जोशी निकल कर हमारे सामने आती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पहली महिला जो बायोलॉजी थी उसमें उन्होंने पीएचडी की हुई थी, जानकी अम्माल नाम है। 1997 में इन्होंने अपनी बायोलॉजी के ऊपर पीएचडी कंप्लीट की थी, 1897 में। ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पूर्णिमा देवी आती हैं, पूर्णिमा सिंह आती हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन 1937 के आसपास इन्होंने अपना यूजी कंप्लीट किया और पीएचडी के लिए इन्होंने 1951 में अप्लाई कर दिया। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आसिमा चटर्जी निकल के आती हैं। इन्होंने 1944 में अपने डीएससी की डिग्री ली थी, जो कि पीएचडी के समकक्ष होती है, डॉक्टर ऑफ साइंस आसिमा चटर्जी। तो अगर इन सभी महिलाओं को हम देखें तो ये सभी महिलाएं तब की है जब भीमराव अम्बेडकर का महिलाओं की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, जब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा या फिर संसद नहीं पहुंचे थे। उसके पहले की सभी महिलाएं हैं। और अगर सेक्टर में बात करें, जैसे मैं न्यूज एंकर की बात करूं तो साइदा बानो थी, जो कि 1940 के दशक में पहली महिला न्यूज एंकर बनती हैं। पहली महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो आर शिवभोगन थी। 1947 में ये महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनती है, आर शिवभोगन। ठीक। अगर हम फिल्म संपादक की बात करें तो रेणु सालूजा थी, पहली महिला फिल्म संपादक रेणु सालूजा। 1945 के आसपास इन्होंने संपादन का कार्य किया था। तो ये महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान था। आपको पता है कि यहाँ पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर के पहले भी बहुत सारी महिलाएं थी जो कि पढ़ी लिखी थी। अब हम बात करते हैं महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अगर हम महिलाओं को वोट देने का अधिकार की बात करें तो विश्व में शायद भारत पहला ऐसा देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। कब? 1919 में, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से भारत ने पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का इससे भी कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं के विवाह की, लोग ऐसा बोलते हैं कि जो विवाह पहले बाल विवाह हुआ करता था, उसके बाद अम्बेडकर ने आकर के उस बाल विवाह की उम्र को बढ़ाया। अगर हम बाल विवाह की बात करें तो सबसे पहले 1872 में बहराम जी मालाबारी थे। इन्होंने एक सुधार किया और सरकार के माध्यम से इन्होंने जो विवाह की उम्र होती है महिलाओं के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है और महिलाओं के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष की जाती है और पुरुषों के लिए सेम बनी रहती है। इसके बाद 1930 में शारदा एक्ट आता है। हरविलास शारदा के प्रयास से इन्होंने महिलाओं की विवाह की आयु 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की। तो डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ भी नज़र नहीं आते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 5वें सेक्टर की, अंतरजातीय विवाह, ऐसा बोला जाता है जो इंटरकास्ट मैरिज होती है वो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तो ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज पहले भी होती थी और इंटरकास्ट मैरिज का पहला हमें कानूनी रूप से प्रमाण 1872 के अधिनियम के माध्यम से मिलता है। तो 1872 से इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज वैलिड है। उसके बाद अगर हम संपत्ति पे अधिकार की बात करें कि महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार कब दिया गया था, तो सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार देने के लिए महिला कानूनी संपत्ति अधिकार अधिनियम 1874 को पास होता है, जिसके माध्यम से महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाता है। आगे चल करके 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम पास होता है और संपत्ति के अधिकार
के दायरे को में विस्तार किया जाता है और महिलाओं को विवाह के बाद अगर वो विधवा हो जाती हैं तो उनको अपनी संपत्ति में अधिकार दिया जाता है। उसके बाद 2005 आता है जहाँ महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी अधिकार दे दिया जाता है, जिसमें ये रहता है कि अगर बेटी है तो पिता की संपत्ति में उसको भी अधिकार मिलेगा। तो संपत्ति के अधिकार में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तलाक की, तो इंडिया में तलाक की प्रथा बहुत पुरानी रही है, लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो 1885 में सबसे पहले रुकमाबाई राउत का तलाक होता है, वैधानिक तलाक रुकमाबाई राउत का। तो 1885 से तलाक की प्रथा चली आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें मातृत्व अवकाश की, जो महिलाएं जॉब में होती हैं उनको मैटरनिटी लीव जो मिलती है, वो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में पास हुआ था, 1961। अम्बेडकर जब नहीं थे उस समय पे मातृत्व लाभ दिया जा रहा है। अगर हम बात करें पीरियड के दौरान नौकरी से छुट्टी की, तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट ने 1992 में बिहार में यह लागू किया था। तो अगर इस तरह से हमने वेरियस सेक्टर में देखा कि महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ कहाँ खड़े होते हैं। बेशक डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रयास किया था, ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया, तो उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल लाया, लेकिन वो पास विश्व हिंदू परिषद के विरोध के कारण पास नहीं हो पाया, जिसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संसद से इस्तीफा दे दिया। आपको पता है उस समय पर जो संविधान सभा थी अंतरिम संसद का रूप ले लिया था। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर संसद नहीं आते और पहला चुनाव 1951-52 में होता है, और उसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या फिर जो भी हिंदू महिलाओं के लिए एक्ट पारित हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का उनसे कोई भी लेना देना नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने इन सभी एक्ट को पास करने में योगदान दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 से ही के बाद अपना पल्ला झाड़ लिया था। हाँ, ये हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक प्रारूप बनाया था, लेकिन प्रारूप बनाने से ज़्यादा कठिन होता है उस प्रारूप को लागू करवाना, जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू खरे उतरे थे। तो ये सभी अधिकार महिलाओं को दिए गए थे। धन्यवाद।